Hi guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लोज, जिसे हम लोग हिंदी में उपवाक्य भी बोलते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्लोज। क्लोज किसे कहते हैं? क्लोज का हिंदी तो हम लोगों ने जान लिया, किसे हम लोग हिंदी में उपवाक्य भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे यह क्या होता है गाइस। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। करा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लोज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। दैट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। मतलब गाइस यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, ये सेंटेंस के का पार्ट भी होता है और इसमें सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं गाइस। एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज ऑल राइट। मैं जानता हूं कि वह ठीक है। ही इज ऑल राइट, वह ठीक है। तो आई नो दैट, तो आई नो इसमें ग्रुप हुआ वर्ड्स का और एक सेंटेंस का पार्ट भी हुआ गाइस। ही इज ऑल राइट सेंटेंस का पार्ट भी है और वर्ड्स का ग्रुप भी है। अब हम जानेंगे इसमें कर है सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो आई में आई सब्जेक्ट है गाइस और नो हमारा वर्ब है। ये एक सेंटेंस था आई नो मैं जानता हूं, जिसमें आई सब्जेक्ट और नो वर्ब हो गया गाइस। अब है ही इज ऑल राइट, वह ठीक है। तो ही में लिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज हमारा वर्ब का काम कर रहा है गाइस। तो क्लियर है? ये ऐसा मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया और सेंटेंस का पार्ट भी हो गया जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो डेट है गाइस, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये डेट हमारा कंजक्शन हो गया। सेकेंड है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग। उसने मुझसे कहा कि वह आ रहा था। तो ही टोल्ड मी ये एक सेंटेंस है और ही वॉज कमिंग ये एक सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस का पार्ट है और इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और टोल्ड हो गया हमारा वर्ड, प्रिंसिपल वर्ड। अब यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और वाज हो गया हमारा वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया गाइस और कमिंग हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस तो हो ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो और जिसमें सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो, वो हमारा क्या कहलाता है गाइस? क्लोज कहलाता है। क्लियर है? अब हम जानेंगे क्लोज कितने तरह के होते हैं। तो क्लोज मेनली थ्री तरह के होते हैं गाइस। पहला है प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। सेकेंड है कोऑर्डिनेट क्लोज। थर्ड है सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज थ्री टाइप्स के हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। हम लोग वन बाय वन सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज को ही हम लोग मेन क्लोज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लोज का तीन नाम है, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। सबसे पहले तो जानेंगे इसका डिफाइन गाइस। तो द क्लोज दैट मेक्स गुड सेंस, द क्लोज दैट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड कैन स्टैंड अलोन। कह रहा है ऐसा क्लोज जो खुद के लिए अकेला खड़ा हो और अपने में खुद में एक अच्छा सा मीनिंग दे दे। मतलब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा क्लोज जिसे मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होना नहीं पड़ता, वो खुद में ही एक कंप्लीट मीनिंग दे देता है। एक ऐसा सेंटेंस जो ऐसा क्लोज जो खुद में एक कंप्लीट मीनिंग दे दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं गाइस। नाम से ही हो रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी अन्य क्लोज पे अन्य सेंटेंस पे वह डिपेंड नहीं करता है गाइस। एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। तो दिस इज द बॉय, यह एक लड़का है, हु गॉट द प्राइज जिसने प्राइज जीता। तो दिस इज द बॉय ये सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया गाइस, क्योंकि यह सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट है। हु गॉट द प्राइज के लिए ये इसके पर डिपेंड नहीं है। तो जो हमारा सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो, अपने में कंप्लीट मीनिंग दे, वह हमारा कहलाता है गाइस प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है?
सेकेंड है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कमिंग, उसने मुझसे कहा कि वह आ रहा था। तो उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी, ये एक अपने में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है गाइस, तो यह हमारा कहलाया प्रिंसिपल क्लोज। मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्लोज जो मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड ना हो, खुद में ही एक इंडिपेंडेंट मीनिंग दे दे, एक परफेक्ट मीनिंग दे दे, वह हमारा कहलाता है प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लियर है? इतने दूर तक बात समझ में आ गई गाइस? क्लोज किसे कहते हैं? इस सेंटेंस का एक पार्ट भी होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो मैंने बता दिया, इस आई नो दैट ही इज ऑल राइट, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब था। क्लियर? क्लोज 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज से कहते हैं जो आप मीनिंग के लिए अपने में परफेक्ट हो, मतलब खुद से वो एक परफेक्ट मीनिंग दे दे, उसे दूसरे क्लोज पर, दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिंसिपल या मेन क्लोज। अब हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में कि क्या होता है। तो टू और मोर similarly important, two or more similarly important independent clauses joined by coordinating conjunction and or but it is in terms of compound sentences। कह रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर सिमिलर इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जब एक कंपाउंड सेंटेंस में टू या टू से मोर, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दोनों का मीनिंग सेम हो, दोनों जो है सिमिलरली इंपॉर्टेंट हो। जितना टू और मोर, जितना भी एक कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसमें सिमिलरली इंपॉर्टेंट होगा और वो ज्वाइन देगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जैसे कि एंड हो, और हो, बट हो, इट इज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मतलब एक ऐसा टू कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस हो या इंडिपेंडेंट क्लोज हो, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम हो, इंपॉर्टेंट दोनों का सेम हो, और जो ज्वाइन रहे एंड से, और से, बट से, चाहे उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहे, वह हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है गाइस। एग्जांपल, ही इज सिंगिंग एंड शी इज डांसिंग। मैंने कहा था एक कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए जिसमें टू और मोर सिमिलरली इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, मतलब जितना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग है उतना ही वो भी देगा, दोनों एक दूसरे में सिमिलरली इंपॉर्टेंट होगा, और जो ज्वाइन देगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है, एंड शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है। तो ही इज सिंगिंग, ये अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है गाइस, प्रिंसिपल क्लॉज है ये, इसे किसी के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है मीनिंग के लिए, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ओके, एंड शी इज डांसिंग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। शी इज सिंगिंग, वह गा रहा है, यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों को एक परफेक्ट मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इस ये भी खुद में भी एक परफेक्ट मीनिंग है दे रहा है, और ये भी खुद में एक परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। तो ही इज सिंगिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और शी इज डांसिंग भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और दोनों अपने अपने में सिमिलरली इंपॉर्टेंट रख रहा है, और ये ज्वाइंट हुआ है किससे? तो एंड से। एंड हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम ये कर रहा है क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को सिमिलरली ज्वाइन कर रहा है, ओके गाइस, समझ में आ गई बात। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, और दो सबका मीनिंग सेम होता है, सब अपने अपने में एक सिमिलरली इंपॉर्टेंट होता है, और जो ज्वाइन रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। टेक इट और लीव इट, यह लो यह छोड़ दो, तो यह लो, टेक इट, ये अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए अपना मीनिंग देने के लिए किसी अदर क्लॉज की जरूरत नहीं है। टेक इट या लो, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया गाइस। लीव इट, इसे छोड़ दो, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों सिमिलरली इंपॉर्टेंट है और दोनों ज्वाइन किससे हो गया, और से, और हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है। तो अ वर्ड that joins grammatically equal words, phrases, clauses in a sentence कह रहा है कि ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स हो, फ्रेज हो या क्लोज हो, उसको इक्वली ग्रामेटिकली ज्वाइन करे, इक्वली ग्रामेटिकली ज्वाइन करे तो वही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ड हो, दो फ्रेज हो या दो क्लोज हो, तो किसी को अभी अगर ज्वाइन करने का काम कर रहा है तो वो कौन काम करेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वो इक्वली ज्वाइन करने का काम जब करेगा तो वह हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड, फॉर, नॉट, बट, और, येट, एंड, सो, ये सब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को इक्वली ज्वाइन करने का काम करता है। तो जो इक्वली ज्वाइन करने का काम करेगा वही हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जाम्पल, आई लाइक टेकिंग फोटोज, मैं फोटो लेना पसंद करती हूँ। एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, और वह उसके लिए पोज देना पसंद करता है। आई लाइक टेकिंग फोटोज, मैं फोटोज लेना पसंद करती हूँ। तो ये एक अपने में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, स्वतंत्र क्लॉज है। इसको किसी के मीनिंग देने के लिए किसी अदर क्लॉज की जरूरत नहीं है। एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, वह उसके लिए पोज देना पसंद करता है। तो यह भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ गाइस। तो दो क्लॉज, दो वर्ड्स या दो सेंटेंस, दो फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है ये एंड। इक्वली, ये इसका मीनिंग जितना इक्वल है उतना ही इसका मीनिंग है, तो इक्वली ज्वाइन करने का ये काम कर रहा है एंड। तो यहाँ पे एंड हो गया मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है गाइस? दो वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लोज को इक्वली ज्वाइन करने का जो काम करता है वह कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है? कोऑर्डिनेट क्लोज समझ में आ गई बात आप लोगों के कि टू और मोर सिमिलरली इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से अधिक सिमिलरली इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए जो ज्वाइन हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वह ज्वाइंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से और दोनों का मीनिंग इक्वली हो, सिमिलर हो और अपने में, तो वह कहलाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जो जोड़ने का काम करता है दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉज को इक्वली, तो वह कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जैसे एंड, फॉर, नॉट, बट, और, येट, एंड, सो, ये सब हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट काइंड पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग जाने कि जो अपने में इंडिपेंडेंट हो, किसी अदर क्लॉज पर डिपेंड होने की जरूरत ना हो, वह इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहलाता है। सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत होती थी जो दो सिमिलरली इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता था। अब है हमारा थर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे हम लोग डिपेंड क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंड नाम ही है डिपेंड, मतलब यह अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होगा गाइस। अब हम जानेंगे कैसे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंड क्लॉज किसे कहते हैं? अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब एक ऐसा क्लॉज जो खुद के लिए अकेले खड़ा नहीं हो सकता है, एज अ सेंटेंस की तरह, एंड डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज टू बी यूज करेक्टली। और डिपेंड किस पर होगा फिर? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, मेन क्लॉज पर या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम लोग बोलते हैं उस पर डिपेंड रहेगा ताकि उसका मीनिंग करेक्टली निकल के आ सके। क्लियर है गाइस? मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं जो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है। वह खुद में अकेले अपने मीनिंग के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उसे मीनिंग के खड़ा होने के लिए, प्रॉपर मीनिंग देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है। वही हमारा कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंड क्लॉज। इफ सेकेंड नोट क्या है? इफ ऑफन बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन,
अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है जब भी बिगिन होगा हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही बिगिन होता है। कैसे, जो कौन कौन है, तो फॉर, एज, सिंस, देयरफॉर, हेंस, ड्यू टू, इफ, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं जिससे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिन होता है। इट कैन आल्सो बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ साथ कभी कभी अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी रहता है तो उससे भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है। जैसे डैट, विच, हु, होम, हु जैसा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने बताया आप लोगों को, तो ये कभी कभी इससे भी बिगिन होता है। क्लियर है? तो क्लियर है गाइस, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं जो अपने मीनिंग के लिए डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे और वह जुड़ा रहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से और रिलेटिव प्रोनाउन से। मतलब यह बिगिन होगा तो कब बिगिन होगा, जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा या रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, इससे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिन होगा गाइस। एग्जांपल, आई नो दैट ही इज इल। आई नो मैं जानता हूं, तो आई नो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट ही इज इल, तो ही इज इल हमारा दैट से स्टार्ट है। मैंने कहा था कि यह ही इज इल कि वह बीमार है। कौन बीमार है? आई नो मैं जानता हूं कि वह बीमार है। तो ही इज इल अपने में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, यह अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। और सेकंड मैंने बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट से बिगिन होगा, तो यहाँ से दैट से लेके इल तक हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लॉज कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया और ये दैट जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाया। क्लियर है? क्योंकि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाया। और दैट से बिगिन से होता है और इल तक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकेंड है आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इफ ही आस्क मी, यदि वह मुझसे पूछा, मतलब मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया गाइस, ये क्लियर है। अब इफ ही आस्क मी, तो इफ से स्टार्ट है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट है, तो इफ से लेकर के मी तक हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये इफ हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है? क्योंकि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम किया इफ, इसलिए इफ हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इफ से स्टार्ट है, तो इफ से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यह बिगिन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इफ जो है से लेकर के मी तक हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? यहाँ पे आपने देखा इफ मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट था, यहाँ पे मैंने दैट लिया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट है, तो ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आपने देखा एक बार रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ और एक बार सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से बिगिन हुआ। तो जैसे कि मैंने लिखा कि यह बिगिन होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन से। क्लियर है गाइस? अब हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं। तो अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। क्लियर है कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किससे जोड़ने का काम करेगा? प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करेगा, तो वह हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एग्जांपल में बिकॉज, सिंस, दो, इफ, एज, हेंस, सो, दैट, ये सब वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करता है गाइस। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे कहते हैं जो अकेले मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग के लिए अकेले खड़ा नहीं हो सकता है, उसे परफेक्ट मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है। क्लियर है? और यह बिगिन होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से या रिलेटिव
प्रोनाउन से। ये भी क्लियर हो गया गाइस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कहते हैं ऐसा वर्ड ऐसा फ्रेज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। तो गाइज आज मैंने आप लोगों को क्लॉज बताया, क्लॉज कितने तरह के होते हैं वो बताया। अब हम लोग, ये हमारा पार्ट 1 था गाइज। इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि क्लॉज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।